नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम घूमने वाले हैं ऐतिहासिक लाल किला। जी हाँ, वही लाल किला जहाँ ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने कत्लेआम किया और किले से कोहिनूर के साथ तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन को छीनकर अपने साथ ईरान ले गया। ये लाल किला लगभग 200 वर्षों तक मुगलों की राजनीति का केंद्र बना रहा। जंग आज़ादी का गवाह ये लाल किला न जाने कितने किस्से कहानियों का गवाह रहा है। इसने वो दौर भी देखा जब बहादुर शाह के बेटों को कत्ल कर दिया गया और बहादुर शाह को कैद करके रंगून भेज दिया गया। ये लाल किला 254 एकड़ में फैला हुआ है। इस आलीशान लाल किले का निर्माण मुगलों के 5वें बादशाह शाहजहां ने 1939 में शुरू करवाया, जो 1648 में मुकम्मल हुआ। और इस काम को अंजाम दिया उस्ताद अहमद लाहौरी ने, जो न केवल लाल किले बल्कि ताजमहल के भी वास्तुकार थे। जब किला बनकर तैयार हुआ तो नाम रखा गया किला मुबारक, लेकिन वक्त के साथ ये नाम बदलकर बन गया लाल किला। तो आइए हम भी देखें लाल किले को और जानें इससे जुड़े किस्से और कहानियों को। शाहजहां ने काफ़ी समय तक आगरा में राज किया, लेकिन वहाँ की गर्मी से परेशान होकर उसने नई राजधानी शाहजहानाबाद यानी दिल्ली को बसाने का विचार किया। किले के निर्माण के लिए पहले रायसीना पहाड़ी और ताल कटोरा बाग को चुना गया, लेकिन बादशाह के नामी कारीगर उस्ताद अहमद और उस्ताद हमीद ने यमुना किनारे के पास खुले मैदान को किले के लिए उचित माना। 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस किले का निर्माण पूरा हुआ और इसी किले के सामने शहर शाहजहानाबाद बसाया गया, जिसे अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यह किला लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है। लाल किले की दीवारें 2.5 किलोमीटर लंबी है। पहले लाल किला यमुना नदी के किनारे था, लेकिन अतिक्रमण और निर्माण के कारण यमुना नदी का किनारा लाल किले से दूर होता गया। किले के चारों ओर पहले नहर बहा करती थी, लेकिन अब इसमें कोई पानी नहीं है। किले के 6 द्वार हैं, लेकिन इसमें 2 प्रमुख द्वार हैं। पहला दिल्ली दरवाज़ा और दूसरा लाहौरी दरवाज़ा। दिल्ली दरवाज़ा पर्यटकों के लिए नहीं है, इसलिए पर्यटक केवल लाहौरी दरवाजे से ही आ जा सकते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यही है लाहौरी दरवाज़ा। हिंदुस्तान के आज़ादी की जंग की नींव 1857 में रख दी गई थी, लेकिन हमें आज़ादी नसीब हुई 1947 में। और इन 90 सालों के बीच ये किला ब्रिटिश सेना के अधीन रहा। इस कारण इस किले में अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई सैनिकों की बैरक भी हम देख सकते हैं। आज़ादी के बाद ये किला भारतीय सेना के अधीन रहा और सेना की एक बटालियन हमेशा यहाँ तैनात रहती थी। लेकिन 2003 में भारतीय सेना ने भी इस किले को खाली कर दिया और तब से लेकर अब तक ये किला टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधीन आ गया। लाहौरी गेट से कुछ आगे है मीना बाज़ार, जो कि छत्ता चौक के नाम से मशहूर है, जहाँ छत्ता का मतलब होता है ढका हुआ और मीना का मतलब होता है महिलाएं। इस तरह ये मुग़ल काल की महिलाओं के लिए एक ढका हुआ बाज़ार था। कहा जाता है कि शाहजहां ने पेशावर पाकिस्तान में एक ऐसा ही बाज़ार देखा था और उसी तरह का बाज़ार शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में बनाने का विचार आया। छत्ता चौक से कुछ और आगे ये जो इमारत दिखाई दे रही है, ये है नौबत खाना या नक्कार खाना, या कह सकते हैं स्वागत कक्ष। नौबत एक फ़ारसी वर्ड है और यहाँ अधिकांश इमारतों के नाम फ़ारसी भाषा में देखने को मिलते हैं। इस नक्कार खाने से दिन में 5 बार नक्कार या नगाड़े बजाए जाते थे, जबकि रविवार को पूरा दिन नगाड़ा बजाया जाता था, और वो इसलिए क्योंकि बादशाह का जन्म रविवार को हुआ था। दीवाने आम में बादशाह के आने की खबर इसी नक्कार खाने से दी जाती थी। जैसा कि आपने फिल्मों में सुना होगा, बा मुलाइजा होशियार आदि, वो सब यहीं से अनाउंस होता था। वैसे भारत के अधिकांश महलों में नक्कार खाने की व्यवस्था अवश्य होती थी। यह इमारत लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी बाहरी दीवारों पर सुनहरे रंगों से चित्रित कई आकृतियाँ हुआ करती थी और अंदर इसकी दीवारें और छत स्वर्ण और रत्नों से जड़ित होते थे, जो बाद में आक्रमणकारियों द्वारा लूट लिए गए। इस 2 मंजिला इमारत के ऊपरी भाग में ये जो खिड़कियाँ दिखाई दे रही है, इनमें वाद्य यंत्र रखे जाते थे और कई अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम में उन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता था। इसी नक्कार खाने में 1713 में मुगल बादशाह जहादर शाह और 2019 में फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई थी। ये जो सामने इमारत दिखाई दे रही है, यह है दीवाने आम। ये एक प्रकार का बादशाह का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। और सामने जो गार्डन है, इसमें एक तरफ आदमी बैठा करते थे तो दूसरी ओर औरतें बैठती थी। और यहाँ गार्डन की जगह किसी ज़माने में मार्बल से बना आंगन हुआ करता था, जो अंग्रेज़ों द्वारा नष्ट कर दिया गया। आइए अब हम दीवाने आम का नज़दीक से दीदार करें और जाने कि दीवाने आम में क्या खास है। ये जो आप मार्बल का सिंहासन देख रहे हैं, यहाँ बैठा करते थे बादशाह। इस सिंहासन में हीरे मोती और सोना चढ़ा हुआ करता था, जो बाद में आक्रमणकारियों द्वारा लूट लिया गया। और इसी सिंहासन के नीचे एक तख्त है, जहाँ बादशाह का वजीर बैठा करता था।
वैसे बादशाह के कई वजीर थे, लेकिन उनमें से एक थे शाहदुल्ला खां। तो जनता पहले अपनी फरियाद वजीर को सुनाया करती थी, फिर वजीर बादशाह को बताते थे। बादशाह के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ये चारों भी राजा के तख्त के सामने बने खंभों के पास बैठा करते थे। दीवाने आम में एक छोटी सी जेल भी बनी हुई है। जब तक किसी पर मुकदमा चलता था तब तक उसे यहीं कैद रखा जाता था और जुर्म साबित हो जाने पर आगरा जेल भेज दिया जाता था, और अगर वो बेगुनाह है तो उसे रिहा कर दिया जाता था। इस किले को ध्यान से देखने पर इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलती है। अब हमारे सामने ये जो इमारत है इसे कहते हैं रंग महल या शीश महल। यहाँ पर राजा और उनके मेहमानों के लिए नाच गाने और मनोरंजन के कार्यक्रम हुआ करते थे। इसी रंग महल में 6 कमरे बने हुए हैं जो नृत्य करने वाली महिलाओं के लिए होते थे। ये जो सामने एक बड़ी नालीनुमा चैनल दिख रहे हैं, इसमें पानी बहा करता था और सभी महल इसी पानी के चैनल से जुड़े हुए थे। जब ये पानी इस चैनल के द्वारा बहता था तो मार्बल को भी ठंडा रखता था, जिससे गर्मियों में राहत मिलती थी। ये पानी इस चैनल से होता हुआ नीचे बहकर आगे निकल जाता था और इस नहर को नहर बहिश्त कहते थे, यानी स्वर्ग से बहने वाली धारा। यह पानी यमुना का होता था, क्योंकि यमुना इस महल के पीछे से ही बहती थी। और ये पानी कहाँ से यहाँ तक पहुँचता था ये हम आगे देखेंगे। ब्रिटिश आर्मी ने जब यहाँ पर कब्जा कर लिया तो इस रंग महल को किचन बना दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ की छत और दीवारें काली हो गई। अब ये जो इमारत हम देख रहे हैं ये है खास महल, और ये बादशाह का निवास स्थान था, जिसमें 4 कमरे थे, जिसमें 3 बेडरूम यानी बादशाह का ख्वाबगाह और एक तस्बीह खाना यानी नमाज अदा करने का कमरा। इस महल में मीनाकारी का पूरा पर्शियन वर्क देखने को मिलेगा, और बादशाह का महल होने के कारण ये जगह सबसे आलीशान हुआ करती थी। इस बिल्डिंग के ऊपर एक गुंबद और बुर्ज है जिसे मुसम्मन बुर्ज कहा जाता है। मुसम्मन का मतलब होता है मिलना या दर्शन देना। इसी बुर्ज के पास ही बालकनी थी जहां से बादशाह दर्शन दिया करते थे। खास महल के आगे ये जो इमारत है इसे कहते हैं दीवाने खास, और यहाँ पर बादशाह अपने मंत्री और ख़ास मेहमानों से मुलाकात किया करते थे। यहाँ पर आम लोगों का आना अलाउड नहीं था। जिस तरह आज के समय में देश में पार्लियामेंट होती है, उसी तरह उस समय बादशाह मंत्रियों के साथ यहाँ बैठकर चर्चा किया करते थे और डिसीजन लिया करते थे। तो हम इसे एक प्रकार का पार्लियामेंट मान सकते हैं। इस दीवाने खास के बीच से होकर नहरें बहिश्त बहा करती थी, जो हमने रंग महल में भी देखी थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो नहरें बहिश्त है ये सभी महलों को कनेक्ट करती है, और इसी वजह से इन महलों में गर्मी से राहत मिलती थी। ये जो सामने तख्त दिखाई दे रहा है, यहाँ रखा हुआ था मयूर सिंहासन या तख्त ताउस। ये सिंहासन शाहजहाँ ने बनवाया था, जिसमें कोहिनूर भी लगवाया गया था। कहते हैं इस महल को बनाने की कीमत 1 करोड़ थी और अकेले मयूर सिंहासन की कीमत 9 करोड़। मयूर सिंहासन 1150 शुद्ध सोने से बना हुआ था तथा साथ ही इसमें बेशकीमती हीरे और माणिक भी जड़े हुए थे। जब ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह यहाँ आया था, उस समय बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह ने बादशाह को अपनी मीठी बातों में फंसाकर दोस्ती कर ली, और जब मयूर सिंहासन और महलों में जड़े हीरे जवाहरात देखे तो मन में लालच आ गया। उसके बाद उसने अपनी सेना के साथ 1739 में आक्रमण किया और कत्लेआम मचा दिया, और लौट कर गया तो अपने साथ मयूर सिंहासन भी ले गया और साथ में कोहिनूर हीरा भी ले गया। जब ईरान में अराजकता फैली तो मयूर सिंहासन भी गायब हो गया या फिर इसे तोड़कर लूट लिया गया। और कहते हैं जो कोहिनूर हीरा था वो श्रापित था, जिसके पास भी रहता था वो बर्बाद हो जाता था और ज़्यादा समय तक उसके पास नहीं रह पाता था। और इसी तरह से ये हीरा कई बादशाहों से होता हुआ हैदराबाद के निज़ाम और उसके बाद महारानी विक्टोरिया के पास आया। क्योंकि ये हीरा श्रापित था तो महारानी ने इसके 2 टुकड़े करवा दिए, जिसमें से एक टुकड़ा महारानी के क्राउन में है, दूसरा ब्रिटिश म्यूजियम में। दीवारों में ये जो फूलों की कारीगरी देख रहे हैं ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि पर्शियन आर्ट है, जिसमें एक मार्बल के पत्थर में छेद करके दूसरे पत्थरों को फिट किया जाता था। ये जो इमारत दिखाई दे रही है ये है शाही हमाम। हमाम एक फारसी शब्द है जिसका मतलब नहाने का स्थान। इस हमाम में भी पानी यमुना से ही आता था, जो नहर बहिश्त के जरिए यहाँ पहुँचाया जाता था। शाही हमाम के बाद ये जो हम बाग देख रहे हैं ये है हयात बख्श बाग, यानी जीवन देने वाला बाग। इस बाग में कई प्रकार के पेड़, फल, फूल के अलावा कई जड़ी बूटियाँ भी उगाई जाती थी, जिनका उपयोग शाही परिवार किया करते थे। ये बाग काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था।
अब आपके सामने ये जो इमारत है इसे हीरा महल या बारादरी महल भी कहा जाता है। इसे 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनवाया था और यहाँ बैठकर वो फिशिंग किया करते थे और अपना काफ़ी समय यहाँ बिताया करते थे। बहादुर शाह जफर एक अच्छे शायर भी थे और उन्होंने ही आज़ादी की लड़ाई के समय लिखा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इसी हीरा महल के बाद अब हमारे सामने ये जो इमारत है इसे कहते हैं शाह बुर्ज और यही वो जगह है जहाँ पर यमुना का पानी लिफ्ट किया जाता था और ऊपर रखी एक टंकी में स्टोर किया जाता था। लेकिन वो टंकी अब टूट चुकी है, वो यहाँ नहीं है और यहीं से पानी को नालीनुमा चैनल, जिसे नहर बहिश्त कहते थे, इसके द्वारा बहाकर सभी महलों में और शाही हमाम में पहुँचाया जाता था। इस शाह बुर्ज को हम उस समय का एक पंप हाउस मान सकते हैं। इसी शाह बुर्ज के पास जो इमारत थी वो थी शाही दावत खाना, जहाँ खाना वगैरह तैयार किया जाता था। लेकिन ब्रिटिश टाइम में इस जगह को नष्ट कर दिया गया और टी हाउस बना दिया गया, जो केवल ब्रिटिश अफसर के लिए था। अब जो हम इमारत देख रहे हैं यह है सावन भादो मंडप। ये दोनों इमारतें एक दूसरे के ठीक सामने बनी हुई हैं और एक जैसी ही हैं और इनके बीच में बना हुआ है जफर महल, जो बाद में बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, जबकि सावन भादो मंडप शाहजहां ने बनवाया था। सावन और भादो हिंदू पंचांग की वर्षा ऋतु के ये 2 महीनों के नाम पर रखे गए हैं। इस मंडप में दिए जलाकर रख दिए जाते थे और बीच में बने फव्वारे और दिए एक गोल्डन रोशनी का पर्दा बनाते थे और ये नज़ारा काफ़ी दिलकश हुआ करता था। और जब सभी फव्वारे एक साथ चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे बारिश हो रही हो। सावन और भादो मंडप में एक तरफ शाही परिवार की महिलाएं बैठती थी तो दूसरी तरफ बादशाह और राजकुमार। इन मंडप के बीच में ये जो इमारत है यह है जफर महल या जल महल, जिसे बहादुर शाह जफर ने 1842 में बनवाया था। बहादुर शाह जफर एक अच्छे राइटर भी थे, तो वो यहाँ एकांत में घंटों तक बैठकर लिखा करते थे। जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो बहादुर शाह यहाँ से निकलकर हुमायूं के मकबरे में छुप गए, लेकिन वहाँ से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से कलकत्ता और फिर वहाँ से रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में उनकी मौत हो गई और वहीं उनकी कब्र भी बनी हुई है। और इसीलिए बहादुर शाह जफर ने लिखा है, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। अंग्रेजी हुकूमत का इस किले पर कब्जा हो जाने के बाद यहाँ कई बदलाव हुए और उन्हीं में से एक है कि यहाँ पर अंग्रेज सैनिकों के लिए कई बैरक बनाए गए। लेकिन आज़ादी के बाद ये लाल किला आर्मी के अंडर में था और 2003 में जब ये लाल किला टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आया, उसके बाद इन बैरक में 5 अलग अलग म्यूजियम बना दिए गए, जिनमें 1857 की क्रांति से संबंधित म्यूजियम, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और जलियांवाला बाग के म्यूजियम मुख्य हैं। हम लोगों ने आज़ाद भारत में जन्म लिया है, इसलिए शायद हम आज़ादी की कीमत नहीं जानते। इसकी कीमत उनसे पूछो जिन्होंने गुलामी का वो दौर भी जिया है और ना जाने कितने देश पर मर मिटने वालों ने बिना सोचे समझे अपनी जान दे दी, केवल इसलिए कि आने वाले भारत की संतानें आज़ाद भारत में सांस ले सकें। और अंत में भगत सिंह की एक लाइन से इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है।